the chapter Chemical Thermodynamics. Now, what is the meaning of chemical thermodynamics? थर्म का मतलब होगा हीट, थर्म का मतलब होगा हीट और डायनामिक्स का मतलब होगा चेंजेस, हीट चेंजेस. केमिकल थर्मोडायनेमिक्स है हीट चेंजेस ड्यूरिंग different chemical processes. So it is our chapter that is chemical thermodynamics. ये डेफिनेशन दी है थर्मोडायनेमिक्स की. थर्मोडायनेमिक्स इज कंसर्न्ड विद द एनर्जी चेंजेस इन फिजिकल एंड केमिकल ट्रांसफॉर्मेशंस. नाउ व्हाट इज़ द मीनिंग? इसमें ये जो चैप्टर है थर्मोडायनेमिक्स, इसकी डेफिनेशन और कैसे हम बता सकते हैं. थर्मोडायनेमिक्स इज द ब्रांच ऑफ साइंस दैट डील्स विद द different forms of energy, the quantitative relationships between them, and the energy changes that occur in physical and chemical processes. थर्म का मतलब होगा हीट एंड डायनामिक का मतलब होगा चेंज. हीट चेंजेस ड्यूरिंग डिफरेंट फिजिकल एंड केमिकल प्रोसेसेस. अब यहाँ पे जो हमको पता है देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ एनर्जी. काइनेटिक एनर्जी है, पोटेंशियल एनर्जी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी, हीट एनर्जी, केमिकल एनर्जी है. ऑल दीज आर डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ एनर्जीज एंड वन फॉर्म ऑफ एनर्जी कैन बी कन्वर्टेड इनटू अनदर फॉर्म ऑफ एनर्जी. इट मीन्स दैट द डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ एनर्जी आर इंटर कन्वर्टिबल. अब यहाँ पे सनलाइट के साथ जो एनर्जी है दैट इज़ रेडिएंट एनर्जी, और गैल्वेनिक सेल्स में है केमिकल एनर्जी स्टोर्ड फॉर्म में है. गैल्वेनिक सेल में केमिकल एनर्जी इज़ कन्वर्टेड इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी. जो इलेक्ट्रोलाइटिक सेल्स हैं उसमें इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज़ कन्वर्टेड इनटू केमिकल एनर्जी. जो प्रोसेस होता है इलेक्ट्रोप्लेटिंग का प्रोसेस, इसमें होता है दैट इज़ इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज़ कन्वर्टेड इनटू केमिकल एनर्जी. जो सेल्स हम यूज़ करते हैं घर में, ड्राई सेल है, ड्राई सेल में केमिकल एनर्जी इज़ कन्वर्टेड इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी. और जो लेड स्टोरेज बैटरी है, इन्वर्टर के साथ बैटरी रहती है, उसमें भी वन काइंड ऑफ एनर्जी इज़ कन्वर्टेड इनटू अनदर काइंड ऑफ एनर्जी. काइनेटिक एनर्जी है, इट कैन बी कन्वर्टेड इनटू पोटेंशियल एनर्जी एंड वाइस वर्सा. अगर हम यहाँ पे लिखते हैं, एक सपोज करते हैं हम वाटर रिजर्वायर है, वाटर रिजर्वायर है मतलब ज़्यादा अमाउंट में वाटर है वो जमा है, एक डैम के फॉर्म में ये जमा है ये. अब जो इस वाटर जो जमा हुआ है उसके पास जो एनर्जी है दैट एनर्जी इज़ पोटेंशियल एनर्जी. अब जब यही वाटर मूविंग कंडीशन में आ जाएगा तो दैट पोटेंशियल एनर्जी इज़ कन्वर्टेड इनटू काइनेटिक एनर्जी. और यही फॉलिंग वाटर जब रहेगा जिसमें कौन सी एनर्जी आ गई, काइनेटिक एनर्जी. ये आएगा बड़े बड़े टरबाइन चलाने के लिए ये वाटर यूज़ होगा. दैट काइनेटिक एनर्जी इज़ कन्वर्टेड इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी. सो केमिकल थर्मोडायनेमिक्स में क्या होगा, वन डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ एनर्जी के बारे में हमको इसमें स्टडी मटेरियल मिलेगा. एंड वन काइंड ऑफ एनर्जी कैन बी कन्वर्टेड इनटू अनदर काइंड ऑफ एनर्जी. ये ऐसा इसमें इस चैप्टर में हमको सब एनर्जी के बारे में हमको देखना रहेगा. यहाँ अपना कंसर्न रहेगा विथ थर्मोडायनेमिक्स, केमिकल थर्मोडायनेमिक्स. अब ये जो पूरी स्टडी है केमिकल थर्मोडायनेमिक्स की, दिस कंप्लीट स्टडी इज़ बेस्ड ऑन 3 फंडामेंटल लॉज. फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स. एंड इट इज़ अमेजिंग टू नोट दैट these laws do not have any theoretical proof. These are based on human experience. अब ह्यूमन एक्सपीरियंस पे बेस्ड है, लेकिन अभी तक इसके अपोजिशन में कुछ आया नहीं है, इसीलिए ये सब स्टडी अभी तक चल रही है. हो गया. अब ये जो थर्मोडायनेमिक्स का पार्ट है ये पहले स्टडी मटेरियल था फिज़िक्स और इंजीनियरिंग में, लेकिन जैसे जैसे वक्त गुजरता गया then it has been proved to be a great importance in the chemistry subject also. केमिस्ट्री में भी इसका इम्पोर्टेंस मिलने लगा और इसके स्टडी मटेरियल्स मिलने लगे थर्मोडायनेमिक्स के. सो
What is thermodynamics? Thermodynamics is concerned with the energy changes in physical and chemical transformations. Now, कुछ लिमिटेशंस हैं थर्मोडायनेमिक्स के। ये एक मार्क का क्वेश्चन भी बन सकता है। राइट द लिमिटेशंस ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। Thermodynamics gives no information about the rates of physical and chemical processes. रेट ऑफ रिएक्शन के बारे में थर्मोडायनेमिक्स कोई बात नहीं करेगा। नाउ नेक्स्ट लिमिटेशन इसका आता है, द थर्मोडायनेमिक्स डज नॉट डिस्क्राइब द सिस्टम while the changes are taking place. It deals only with the initial and final states of the system. It does not tell anything about the path or operation by which the change is carried out. सिर्फ इनिशियल स्टेट सिस्टम का और फाइनल स्टेट सिस्टम का, इसके बारे में थर्मोडायनेमिक्स बात करेगा। और हम क्या कह सकते हैं, थर्मोडायनेमिक्स डज नॉट टेल एनीथिंग अबाउट द मैकेनिज्म ऑफ द रिएक्शन। मैकेनिज्म, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मैकेनिज्म? द डिटेल्ड स्टेप बाय स्टेप डिस्क्रिप्शन ऑफ अ रिएक्शन, इसको कहा जाएगा मैकेनिज्म। और मैकेनिज्म के बारे में थर्मोडायनेमिक्स हमको कोई इन्फॉर्मेशन नहीं देगा। नाउ नेक्स्ट लिमिटेशन इसका आता है, इट डील्स ओनली विद द प्रॉपर्टीज ऑफ माइक्रोस्कोपिक सिस्टम। Microscopic system, what does it mean? The system containing a very large number of entities. Entities means atoms, ions और molecules. जब लार्ज नंबर के एटम्स, आयंस और मॉलिक्यूल्स रहेंगे, उसी वक्त थर्मोडायनेमिक उस सिस्टम के बारे में बात करेगा। इट डज नॉट कंसर्न विद द स्टडी ऑफ प्रॉपर्टीज ऑफ माइक्रोस्कोपिक सिस्टम्स विच कंसिस्ट ऑफ अ सिंगल और फ्यू स्पीसीज। और इसके बारे में जो माइक्रोस्कोपिक सिस्टम के बारे में जो ब्रांच बात करेगी, दैट इज़ स्टैटिस्टिकल थर्मोडायनेमिक्स। अभी हमको यहाँ पे देखना रहेगा बल्क थर्मोडायनेमिक्स। इसमें हमको देखना रहेगा एनर्जी चेंजेस ड्यूरिंग डिफरेंट फिजिकल एंड केमिकल ट्रांसफॉर्मेशंस। सो इट इज़ स्मॉल शॉर्ट इंट्रोडक्शन ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। इसके साथ जो पुराना सिलेबस था उसमें वर्ड था एनर्जेटिक्स, केमिकल थर्मोडायनेमिक्स एंड एनर्जेटिक्स। और अभी आपकी बुक में ये जो चैप्टर है इसका नाम हमको सिर्फ मिलेगा केमिकल थर्मोडायनेमिक्स। ओके, सो थर्मोडायनेमिक्स की डेफिनेशन क्या है? थर्मोडायनेमिक्स इज कंसर्न्ड विद द एनर्जी चेंजेस इन फिजिकल एंड केमिकल ट्रांसफॉर्मेशंस। नाउ दीज आर सम बेसिक कंसेप्ट्स, टर्म्स यूज्ड इन द थर्मोडायनेमिक्स। सिस्टम है, सराउंडिंग है, बाउंड्री है, टाइप्स ऑफ सिस्टम, प्रोसेस, टाइप्स ऑफ प्रोसेसेस, ये सब देखते हैं हम। सो द टर्म्स यूज्ड इन थर्मोडायनेमिक्स, ये सब टर्म्स आपको यूज़ करना रहेगा चैप्टर में। यहाँ पे सबका डेफिनेशन दिया है, आगे डेफिनेशन नहीं रहेगी, सिर्फ आपके सामने ये सब वर्ड्स आएंगे तो हमको समझ जाना है। नाउ सिस्टम एंड सराउंडिंग, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ सिस्टम? अ पार्ट ऑफ यूनिवर्स अंडर थर्मोडायनेमिक इन्वेस्टिगेशन इज कॉल्ड ए सिस्टम। Part of universe under thermodynamic investigation is called the system. All other parts of the universe outside the system is known as surrounding. अब जैसे एक कंटेनर है, ओपन कंटेनर, इसमें जो रिएक्शन मिक्सचर है, अपना इंटेंशन उस रिएक्शन मिक्सचर पे रहेगा, उसमें क्या चेंजेस आते हैं, ठीक है, तो वो रहेगा सिस्टम। दैट इज़ आवर that is under the observation, that will be the system. और उसके बाहर का सब जितना हिस्सा रहेगा, लैब है, सपोज लैब में हम एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, रूम है, तो ये सब आएगा। जो आउटसाइड द सिस्टम पार्ट रहेगा, दैट विल बी सराउंडिंग। क्लासरूम में हम स्टडी करते हैं, टीचर आपको पढ़ा रहा है, तमाम स्टूडेंट्स का इंटेंशन टीचर की तरफ है, तो एक सिस्टम बना हुआ है वो। अब बाहर का जितना हिस्सा रहेगा वो सब रहेगा सराउंडिंग। और जो इमेजिनरी या रियल लाइन विच सेपरेट्स सिस्टम फ्रॉम सराउंडिंग, इट इज़ नोन एज बाउंड्री। अगर सिलेंडर में हम केमिकल रिएक्शन की स्टडी कर रहे हैं तो जो सिलेंडर का वॉल है, दैट इज़ बाउंड्री। क्लासरूम है तो उसका जो क्लासरूम का जो वॉल्स रहेंगे वो सब बाउंड्री रहेगा। वो सिस्टम, सराउंडिंग, बाउंड्री, ऐसे 3 वर्ड्स आते हैं एक साथ। नाउ नेक्स्ट है टाइप्स ऑफ सिस्टम। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ सिस्टम: ओपन सिस्टम, क्लोज्ड सिस्टम एंड आइसोलेटेड सिस्टम। व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ ओपन सिस्टम?
A system which exchanges both energy and matter with the surroundings is called an open system. Second है closed system. A system that exchanges energy and not the matter with the surrounding is called closed system. Isolated system. A system that does not allow exchange of either energy or matter with the surrounding is an isolated system. ये तीन फिगर यहाँ पे दी हुई है. फिगर ए, it is an example of open system. Figure B, it is an example of closed system, and C is an example of isolated system. फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे ओपन सिस्टम का एग्ज़ाम्पल ले लेते हैं हम. हॉट टी लेते हैं या हॉट वाटर विच इज़ केप्ट इन ओपन कंटेनर, या एक कप में यहाँ पे हॉट टी है या हॉट वाटर अगर लेंगे तो जो वाटर वेपर्स रहेंगे टी या कॉफ़ी में के, तो वो भी ऊपर जाएगा. ये सब सराउंडिंग से इसका एक्सचेंज होगा. सिस्टम और सराउंडिंग के बीच में एक्सचेंज होगा मैटर का. फॉर एग्ज़ाम्पल वाटर वेपर. और कुछ देर में हम क्या फील करेंगे कि ये जो हॉट कॉफ़ी या हॉट वाटर है ये थोड़ी देर के बाद ठंडा हो गया, कोल्ड कंडीशन में हमको मिलेगा. इसका मतलब ये ट्रांसफरेंस एनर्जी का हो गया. दिस ट्रांसफरेंस इज़ इन बिटवीन सिस्टम एंड सराउंडिंग. मैटर और एनर्जी दोनों का होगा. देयरफॉर इट इज़ एन एग्जांपल ऑफ ओपन सिस्टम. अगर हम हॉट कॉफ़ी लेते हैं, उसको कप में लेते हैं और सॉसर को उसके ऊपर इन्वर्टेड पोजीशन में रख देते हैं, मतलब इसको हमने कप को क्लोज्ड कंडीशन में रखा है. अब जो कॉफ़ी के जो वाटर वेपर्स हैं वो इस सॉसर के ऊपर यहाँ पे वॉल्स के ऊपर जमा हो जाएंगे. मतलब यहाँ पे मैटर बाहर नहीं निकल रहा है, वो अंदर ही अंदर है. लेकिन कुछ देर के बाद क्या होगा, ये जो कॉफ़ी है ये इट विल बी इन कोल्ड कंडीशन, इट कूल्स डाउन, ये ठंडी हो जाएगी ये. इसका मतलब देयर इज़ ट्रांसफरेंस ऑफ एनर्जी. क्लोज सिस्टम में किसका ट्रांसफरेंस होगा? एनर्जी का. मैटर का ट्रांसफरेंस नहीं होगा इन बिटवीन सिस्टम एंड सराउंडिंग. थर्ड है आइसोलेटेड सिस्टम. फॉर एग्जांपल हॉट कॉफ़ी लेते हैं, हॉट वाटर लेते हैं, उसको हम थर्मोस फ्लास्क में अगर रखते हैं तो पता है आपको उसमें कई घंटे तक वो जैसा का वैसा रहेगा. अगर हॉट कंडीशन में रखे हैं तो वो हॉट रहेगा. कूलर यूज़ होते हैं गर्मी के मौसम में. अगर ठंडा पानी हम अंदर रख रहे हैं तो वो काफ़ी देर तक ठंडा रहेगा. ऐसा है. अब थर्मोस फ्लास्क में देयर इज़ नो ट्रांसफरेंस ऑफ एनर्जी, और वो कंटेनर तो क्लोज्ड कंडीशन में है, यहाँ पे मैटर का भी ट्रांसफरेंस नहीं होगा. इसका मतलब इट इज़ एन एग्जांपल ऑफ आइसोलेटेड सिस्टम. आइसोलेटेड सिस्टम में क्या होगा? अ सिस्टम दैट डज नॉट अलाउ एक्सचेंज ऑफ आइदर एनर्जी और मैटर विद द सराउंडिंग, इट इज़ एन आइसोलेटेड सिस्टम. सो दीज थ्री आर द टाइप्स ऑफ सिस्टम. नाउ प्रॉपर्टीज़ ऑफ द सिस्टम. प्रॉपर्टीज़ में हमको मिलेगी एक प्रॉपर्टी एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी एंड सेकंड प्रॉपर्टी इज़ इंटेंसिव प्रॉपर्टी. What is extensive property? A property which depends on the amount of matter present in the system is called an extensive property. इसमें एग्जाम्पल आता है मास, वॉल्यूम, इंटरनल एनर्जी, हीट कैपेसिटी एक्सेट्रा. इंटेंसिव प्रॉपर्टी, a property which is independent of the amount of matter in a system is called intensive property. For example, pressure, temperature, surface tension, viscosity, melting point, boiling point, etc. Now, extensive property with a property which depends on amount of matter present in the system. मास लेते हैं हम. अगर हम एग्जांपल लेते हैं एक छोटा हम डस्टर लेते हैं जो टॉय में मिलता है. छोटा डस्टर आता है, बड़ा डस्टर हम टीचर्स यूज़ करते हैं. तो मैटर ज़्यादा रहेगा तो उसका मास भी ज़्यादा रहेगा, मैटर कम है तो उसका मास भी कम है. हम अपना बॉडी का एग्जांपल अगर लेते हैं, फॉर एन इंस्टेंस, मास की जगह हम वर्ड यूज़ कर लेते हैं वेट. थोड़ा डिफरेंस है मास और वेट में. तो अभी जितना आपका वेट आएगा तो, और जब आप सेकंड स्टैंडर्ड में थे तो जो आपका वेट था, देयर इज़ मच डिफरेंस. अब यहाँ पे मास में डिफरेंस क्यों आया? क्योंकि मैटर आपके अंदर बढ़ गया. मैटर बढ़ा इसका मतलब मास बढ़ गया.
थोड़ा सा डिफरेंस है मास और वेट में, ठीक है। मैटर बढ़ा इसका मतलब वेट बढ़ गया, वॉल्यूम भी बढ़ गया, एनर्जी भी बढ़ गई अपनी। जितना काम हम जब करते थे उससे कहीं ज़्यादा काम हम अभी कर सकते हैं। मैटर बढ़ा इसका मतलब इंटरनल एनर्जी भी अपनी बढ़ गई, ठीक है। सो इट इज़ द एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। इसका अपोजिट आएगा इंटेंसिव प्रॉपर्टी, अ प्रॉपर्टी विच इज़ इंडिपेंडेंट ऑफ अमाउंट ऑफ मैटर इन अ सिस्टम इज कॉल्ड इंटेंसिव प्रॉपर्टी। इसका एग्जांपल में आएगा, फॉर एग्जांपल लेते हैं हम बॉइलिंग पॉइंट। अब बॉइलिंग पॉइंट है, अगर हम लेते हैं 100 ml वाटर का बॉइलिंग पॉइंट आपको पता है 100 डिग्री सी है। अगर हम 100 ml वाटर लेंगे उसका बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री सी मिलेगा। अगर हम 1000 ml वाटर लेंगे उस वक्त भी उसका बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री सी रहेगा। इसका मतलब बॉइलिंग पॉइंट डज नॉट डिपेंड ऑन अमाउंट ऑफ मैटर इन अ सिस्टम। सो बॉइलिंग पॉइंट कौन सी प्रॉपर्टी हो गई? इट इज़ एन इंटेंसिव प्रॉपर्टी। ओके, सो इंटेंसिव प्रॉपर्टी एंड सेकंड प्रॉपर्टी इज एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। एक मार्क का क्वेश्चन बनता है। क्वेश्चन बनेगा विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। 4 ऑप्शन दिया रहेगा, विच इज़ नॉट एन एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी या विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। 2 क्वेश्चन इसके ऊपर बन गया, 2 क्वेश्चन हम इंटेंसिव प्रॉपर्टी के ऊपर बना सकते हैं। 4 क्वेश्चन यहीं के यहीं बन गया। और ये सब एग्जांपल्स हैं, ये सब एग्जांपल्स आपको याद रखने हैं। जो ऑप्शंस रहेंगे उसमें ये सब एग्जांपल्स आएंगी। ओके, सो प्रॉपर्टीज ऑफ सिस्टम, देयर आर 2 प्रॉपर्टीज, वन इज एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी एंड अदर इज इंटेंसिव प्रॉपर्टी। नाउ नेक्स्ट आता है अब स्टेट फंक्शन। व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ स्टेट फंक्शन? देखिए ये है, यहाँ से स्टार्ट करते। प्रेशर, टेम्परेचर, वॉल्यूम आर स्टेट वेरिएबल्स। जो स्टेट हम बताएंगे सिस्टम का स्टेट उसमें हम लेंगे प्रेशर, टेम्परेचर, वॉल्यूम, नंबर ऑफ मोल, लाइक दिस। तो ये हमने एक स्टेट को बताया, एक स्टेट को डिस्क्राइब किया। हाँ, स्टेट अगर हमसे कोई पूछे तो उसमें हमको क्या क्या बताना पड़ेगा? व्हाट इज़ द प्रेशर ऑफ दैट स्टेट, व्हाट इज़ द वॉल्यूम, व्हाट इज़ द टेम्परेचर, व्हाट इज़ द नंबर ऑफ मोल। ये एक स्टेट हो गया एंड इट इज़ द इनिशियल स्टेट। अब ये प्रेशर, टेम्परेचर, वॉल्यूम है, इनको कहा जाएगा स्टेट वेरिएबल्स। दीज आर वेरिएबल्स एंड दीज वेरिएबल्स डिफाइन द स्टेट ऑफ द सिस्टम। ओके, अब यहाँ पे ये जो इनिशियल स्टेट है ये चेंज हो रहा है। चेंज हो रहा है मतलब एक प्रेशर है, देन द सिस्टम अटेन्स न्यू प्रेशर that is represented by P2. The system attains new volume, another volume, that is V2. The system attains another temperature, that is T, represented by T2. अब यहाँ पे प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर ये सब अलग अलग हो गया एज़ कम्पेयर टू इनिशियल स्टेट। ये अनदर स्टेट आ गया, ये नया स्टेट अटेन कर लिया सिस्टम ने। ओके, सो ये इनिशियल स्टेट हो गया और ये फाइनल स्टेट हो गया। यहाँ पे लिखा है चेंज इन वेरिएबल्स। वेरिएबल्स अगर चेंज होंगे इसका मतलब स्टेट ऑफ द सिस्टम चेंजेस, चेंज ऑफ स्टेट यहाँ पे लिखा है, ठीक है। अब यहाँ पे अपना कंसर्न, यहाँ इससे हमको कोई मतलब नहीं रहेगा कि हाउ इनिशियल स्टेट इज़ चेंज्ड टू फाइनल स्टेट। यहाँ पे हमको पाथ के बारे में कोई मालूमात नहीं मिलेगी, सिर्फ अपना कंसर्न रहेगा इनिशियल स्टेट से और फाइनल स्टेट से, ठीक है। नाउ द प्रॉपर्टी विच डिपेंड्स ऑन स्टेट ऑफ द सिस्टम एंड इंडिपेंडेंट ऑफ द पाथ फॉलोड टू अटेन इट, इट इज़ कॉल्ड स्टेट फंक्शन, ठीक है। प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर, दीज आर स्टेट वेरिएबल्स। These state variables define the state of the system and the property which depends on state of a system and independent of a path followed to attain it. State of the system इसका मतलब इसमें ये सब रहेगा, अलग अलग जो state variables हैं इनकी properties हमको मिलेंगी। तो अगर इस पे हम सिर्फ इनिशियल स्टेट की वैल्यूज मिलेंगी हमको और उसके बाद फाइनल स्टेट की, तो वो जो प्रॉपर्टी रहेगी वो कौन सी रहेगी? दैट प्रॉपर्टी इज़ नोन एज स्टेट फंक्शन। P1 चेंजेस टू P2, तो ये P क्या हो गया? स्टेट फंक्शन। V1 चेंजेस टू V2, ये V हो गया स्टेट फंक्शन। T1 चेंजेस टू T2, इट इज़ द स्टेट फंक्शन।
Next, the properties which depends on the path are called path functions. इसमें एग्जाम्पल आती है वर्क और हीट की एग्जाम्पल, ये पाथ फंक्शन की एग्जाम्पल है, ठीक है। सो इट इज़ अबाउट द स्टेट फंक्शन। अभी आगे जब चैप्टर अपना चलते रहेगा और स्टेट फंक्शन से ये सब अपने आगे आते जाएंगे। सो इट इज़ अबाउट द स्टेट फंक्शन। नाउ थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम। व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम? इक्विलिब्रियम पता है आपको, लास्ट चैप्टर में हमने देखा है इक्विलिब्रियम के बारे में। अ सिस्टम इज सेड टू बी इन थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम व्हेन इट्स स्टेट फंक्शंस डू नॉट वेरी विथ टाइम। ये जो स्टेट वेरिएबल्स हैं, जब इनकी वैल्यू वक्त के साथ चेंज नहीं होगी, एट दैट टाइम दैट सिस्टम इज इन थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम। System is said to be in thermodynamic equilibrium when its state functions do not vary with time. जब प्रेशर कांस्टेंट रहेगा, when pressure remains constant, that equilibrium is known as mechanical equilibrium. When temperature remains constant, that is known as thermal equilibrium. When chemical composition remains constant, that is known as केमिकल इक्विलिब्रियम। ये ऐसा आएगा। तो ये है थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम। अब यहाँ पे ये जो स्टेट है, ये इनिशियल स्टेट, यहाँ पे हम और कैसे समझ सकते हैं? ये इनिशियल स्टेट है सिस्टम का, एक पर्टिकुलर प्रेशर है, वॉल्यूम है, टेम्परेचर है, इट इज़ इन वन इक्विलिब्रियम कंडीशन। अब क्या करते हम, इस सिस्टम को हम अलाउ करते चेंज होने के लिए। प्रेशर नया होगा, टेम्परेचर दूसरा हो जाएगा, वॉल्यूम। अब यहाँ पे ये जो दूसरा फाइनल स्टेट आया, नाउ इट इज़ अनदर न्यू इक्विलिब्रियम कंडीशन, ठीक है। यहाँ पे जब चेंज आएगा, वन इक्विलिब्रियम कंडीशन एंड इट इज़ द अनदर इक्विलिब्रियम कंडीशन। एक इक्विलिब्रियम कंडीशन दूसरे इक्विलिब्रियम कंडीशन में यहाँ पे ये चेंज होगा। अब जब यहाँ पे एक इक्विलिब्रियम अटेन हुआ, दूसरा इक्विलिब्रियम अटेन हुआ, तो यहाँ पे क्या रहेगा, जो स्टेट वेरिएबल्स हैं उनकी वैल्यूज़ यहाँ पे चेंज नहीं होगी, फिर उसके बाद यहाँ फाइनल स्टेट में चेंज नहीं होगी। वन इक्विलिब्रियम कंडीशन चेंजेस टू अनदर इक्विलिब्रियम कंडीशन। सो देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम। नाउ नेक्स्ट अपना टॉपिक आता है, दैट इज़ प्रोसेस एंड इट्स टाइप्स। ये प्रोसेस है, प्रोसेस एंड इट्स टाइप्स। व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ प्रोसेस? अ ट्रांजिशन फ्रॉम वन इक्विलिब्रियम स्टेट टू अनदर इज कॉल्ड अ प्रोसेस। ये देखिए, ये फिगर, ये एक इक्विलिब्रियम कंडीशन है, ये दूसरा इक्विलिब्रियम कंडीशन। वन कंडीशन चेंजेस टू अनदर, ये जो बीच का ये सब हिस्सा रहेगा, ये इसको कहा जाएगा प्रोसेस। ये कहा जाएगा प्रोसेस। जब सिस्टम एक कंडीशन से दूसरी कंडीशन अटेन करेगा, तो जो ये स्टेप रहेगी, स्टेप बीच का जो ऑपरेशन रहेगा, जो मैकेनिज्म रहेगा, जो ट्रांजिशन रहेगा, दैट इज़ नोन एज अ प्रोसेस। ट्रांजिशन फ्रॉम वन इक्विलिब्रियम स्टेट टू अनदर इज कॉल्ड अ प्रोसेस। चेंज ऑफ वन इक्विलिब्रियम स्टेट टू अनदर इज कॉल्ड अ प्रोसेस, ठीक है। और द पाथ और ऑपरेशन बाय विच द सिस्टम चेंजेस फ्रॉम वन स्टेट टू अनदर स्टेट, इट इज़ कॉल्ड अ प्रोसेस। अब जो स्टेट रहेगा वो इक्विलिब्रियम स्टेट रहेगा। सो इट इज़ द डेफिनेशन ऑफ प्रोसेस एंड देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रोसेस। फर्स्ट है आइसोथर्मल प्रोसेस, आइसोबारिक प्रोसेस है, आइसोकोरिक प्रोसेस, एडियाबेटिक प्रोसेस, रिवर्सिबल प्रोसेस, irreversible process, cyclic process. These are different types of process. Now first type is isothermal process. It is the process in which temperature of system remains constant throughout the transformation. टेम्परेचर कांस्टेंट है, इसका मतलब जब दो टेम्परेचर का हम डिफरेंस लेंगे, दैट इज़ डेल्टा टी। डेल्टा टी इज़ इक्वल टू ज़ीरो। इनिशियल टेम्परेचर और फाइनल टेम्परेचर जब दोनों सेम रहेगा, तो दोनों का डिफरेंस हमको ज़ीरो मिलेगा। ये आपको याद रखना है। ड्यूरिंग आइसोथर्मल प्रोसेस डेल्टा टी इज़ इक्वल टू ज़ीरो। अगर डेल्टा टी ज़ीरो है, एट दैट टाइम डेल्टा यू इज़ ऑल्सो इक्वल टू ज़ीरो। U is the internal energy and this symbol it is for change
U2 माइनस U1 एंड इट इज़ इक्वल टू ज़ीरो। ये आपको याद रखना है। डेल्टा T इज़ इक्वल टू ज़ीरो एट दैट टाइम डेल्टा U इज़ ऑल्सो इक्वल टू ज़ीरो। जब आप हायर क्लासेस में जाएंगे तो कुछ प्रैक्टिकल्स आएंगे जिसमें इस कंडीशन को मेंटेन करना रहता है। इस कंडीशन को मेंटेन करना है, इसका मतलब टेम्परेचर हमको कांस्टेंट मेंटेन करना है थ्रू आउट द एक्सपेरिमेंट। जो पूरा एक्सपेरिमेंट हो रहा है मतलब ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है। सो इट इज़ द फर्स्ट टाइप, दैट इज़ आइसोथर्मल प्रोसेस। आइसो का मतलब सेम होगा, थर्मो का मतलब हीट होगा। आइसोथर्मल प्रोसेस, इसमें टेम्परेचर कांस्टेंट है। सेकंड है आइसोबारिक प्रोसेस। आइसो मीन्स सेम आएगा, ये बार से हम ले लेंगे प्रेशर। आइसोबारिक प्रोसेस में इन दिस प्रोसेस प्रेशर रिमेन्स कांस्टेंट ड्यूरिंग द ट्रांसफॉर्मेशन। प्रेशर पूरा वक्त कांस्टेंट रहेगा। डेल्टा पी इज़ इक्वल टू ज़ीरो। इसका एग्जांपल रहता है दैट इज़ द केमिकल रिएक्शन टेकिंग प्लेस इन ओपन कंटेनर। ओपन कंटेनर में जब केमिकल रिएक्शन होगा तो जो रिएक्शन मिक्सचर है उसके ऊपर जो प्रेशर आ रहा है दैट इज़ एक्सटर्नल एटमॉस्फेरिक प्रेशर। एटमॉस्फेरिक प्रेशर आ रहा है। और एटमॉस्फेरिक प्रेशर कब बदलेगा? जब जगह बदलेगी। जगह मतलब सी लेवल से हाइट कम ज़्यादा जब होगी एरिया की, जब तो फिर उस वक्त प्रेशर कम ज़्यादा होगा। और जनरली हम लेबोरेटरी में एक्सपेरिमेंट करते हैं तो वो तो कांस्टेंट प्रेशर पे ही होगा। इसका एग्जांपल में आता है द केमिकल रिएक्शन टेकिंग प्लेस इन ओपन कंटेनर। नेक्स्ट है आइसोकोरिक प्रोसेस। इट इज़ अ प्रोसेस ड्यूरिंग विच वॉल्यूम ऑफ सिस्टम रिमेन्स कांस्टेंट ड्यूरिंग द ट्रांसफॉर्मेशन। डेल्टा V इज़ इक्वल टू ज़ीरो। इसका एग्जांपल आता है दैट इज़ द केमिकल रिएक्शन टेकिंग प्लेस इन क्लोज्ड कंटेनर। नाउ नेक्स्ट है दैट इज़ एडियाबेटिक प्रोसेस। A process in which there is no exchange of heat between system and surrounding, it is an adiabatic process. अब इसमें क्या रहेगा? In adiabatic process the system is completely isolated from the surrounding. अब यहाँ पे हम सपोज ले लेते हैं एंडोथर्मिक प्रोसेस और एक्सोथर्मिक प्रोसेस। एक्सोथर्मिक प्रोसेस में क्या होगा? हीट रिलीज होगी, जो सिस्टम है उसका टेम्परेचर बढ़ा देगा। The heat is released which rises the temperature of the system, and if the process is endothermic the temperature falls, जिसके नतीजे में क्या होगा? इंटरनल एनर्जी या तो कम होगी या तो फिर ज़्यादा होगी। यहाँ पे हीट का ट्रांसफरेंस सिस्टम और सराउंडिंग के बीच में नहीं होगा। इसमें हम एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक प्रोसेस ले सकते हैं इसके एग्जाम्पल में। नाउ नेक्स्ट है रिवर्सिबल प्रोसेस। A process in which driving force is infinitesimally greater than the opposing force and which can be reversed by a slight change of opposing force is reversible process. Driving force, दूसरा आता है opposing force. एग्जाम्पल लेते हैं हम। फॉर एग्जाम्पल अ गैस इनक्लोज्ड इन अ कंटेनर। एक कंटेनर में गैस है, ठीक है। उसके ऊपर हमने पिस्टन रख दिया, फ्रिक्शनलेस रिजिड मूवेबल पिस्टन हमने रख दिया। अब जो गैस का प्रेशर है दैट प्रेशर इज ड्राइविंग फोर्स। जो बाहर से एक्सटर्नल प्रेशर है जो पिस्टन के ऊपर आ रहा है दैट फोर्स इज अपोजिंग फोर्स। इन्फिनिटसिमली ग्रेटर देन, इन्फिनिटसिमल मतलब विच डिफर बाय वेरी 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 स्मॉल अमाउंट। बहुत छोटी वैल्यू के लिए इस वर्ड का यूज़ किया जाएगा, इन्फिनिटसिमल। नाउ a process in which driving force is infinitesimally greater than the opposing force. ड्राइविंग फोर्स है, सपोज इधर से ड्राइविंग फोर्स आ रहा है, इधर से अपोजिंग फोर्स, दोनों में डिफरेंस बहुत कम है। दोनों अपने बहुत कम डिफरेंस के साथ यहाँ पे ये इधर आएगा ड्राइविंग फोर्स और ये अपोजिंग फोर्स इधर जाएगा। अब क्या होगा? ये जो अपोजिंग फोर्स है ये अपना थोड़ा सा ज़्यादा और फोर्स लगाएगा तो ये जो ड्राइविंग फोर्स है ये रिवर्स हो जाएगा, ठीक है। ये जो अपोजिंग फोर्स है जो सामने से आ रहा है वो अपना थोड़ा सा और फोर्स लगाएगा तो ये जो यहाँ पे ड्राइविंग फोर्स है ये रिवर्स हो जाएगा। ड्राइविंग फोर्स और अपोजिंग फोर्स में बहुत बहुत कम डिफरेंस है, इन्फिनिटसिमल डिफरेंस है। दीज टू वर्ड डिफर फ्रॉम वन अनदर बाय इन्फिनिटसिमल स्मॉल अमाउंट। और जब यहाँ पे अपोजिंग फोर्स अपना थोड़ा सा और फोर्स लगाएगा तो जो ड्राइविंग फोर्स रहेगा ये रिवर्स हो गया, दैट इज़
It is the reversible process, a process in which driving force is infinitesimally greater than the opposing force. ड्राइविंग फोर्स अभी ज़्यादा है, अपोजिंग फोर्स थोड़ा सा कम है। अब जब ये अपोजिंग फोर्स थोड़ा सा और बढ़ाएंगे तो ये जो ड्राइविंग फोर्स रहेगा ये रिवर्स हो जाएगा, एंड विच कैन बी रिवर्स्ड बाय अ स्लाइट चेंज ऑफ अपोजिंग फोर्स, एंड इट इज़ नोन एज रिवर्सिबल प्रोसेस। ठीक है, सो दीज आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रोसेस। नाउ ये रिवर्सिबल प्रोसेस है, एक आता है इरिवर्सिबल प्रोसेस। इरिवर्सिबल प्रोसेस में ये यहाँ पे इसकी डेफिनेशन हो जाएगी, अ प्रोसेस इन विच ड्राइविंग फोर्स is very very greater than the opposing force and which cannot be reversed by a slight change of the opposing force. It is irreversible process. ये अभी आगे आएगा ये सब पार्ट। तो ये irreversible process, that is also known as natural process, that is also known as spontaneous process। और जब अभी इस चैप्टर में आगे आएगा उस वक्त हम देख लेंगे। नेक्स्ट टाइप प्रोसेस की रहती है साइक्लिक प्रोसेस, the process in which the system after a series of operations, series of changes returns back to its initial state. It is known as a cyclic process. अभी आपको ये 5 प्रोसेस याद रखना है, आइसोथर्मल प्रोसेस, आइसोबारिक प्रोसेस, आइसोकोरिक प्रोसेस, एडियाबेटिक प्रोसेस एंड रिवर्सिबल प्रोसेस। नाउ दीज आर द फीचर्स फॉर रिवर्सिबल प्रोसेस। देखो ये 4 पॉइंट है, 2 मार्क का क्वेश्चन एकदम आसानी से बन जाएगा, 2 मार्क या तो फिर 1 मार्क का क्वेश्चन। सिंपल है यहाँ पे, द ड्राइविंग एंड अपोजिंग फोर्सेस डिफर बाय एन इन्फिनिटेसिमल अमाउंट, इट इज़ फॉर वेरी वेरी स्मॉल अमाउंट। ठीक है, नेक्स्ट है द प्रोसेस कैन बी रिवर्स्ड बाय एन इन्फिनिटेसिमल चेंज इन द कंडीशंस। ये दोनों डेफिनेशन में ही मिल जाएंगे, डेफिनेशन से ही 2 पॉइंट बन गया। नाउ अ रिवर्सिबल प्रोसेस प्रोसीड्स इन्फिनिटेसिमली स्लोली एंड टेक्स प्लेस इन इन्फिनिट नंबर ऑफ स्टेप्स। हाँ, बहुत ही आहिस्ता ये होगा और ये प्रोसेस कंप्लीट होने के लिए बहुत सारी स्टेप्स लगेंगी। नंबर ऑफ स्टेप्स, ये स्टेप है, स्टॉप यहाँ पे आ गया, दैट सॉरी फॉर दिस, इट इज़ स्टेप्स। At the end of every step, the process of the system attains mechanical equilibrium with the surroundings. देखिए ये आया mechanical equilibrium, the equilibrium in which pressure remains constant। जो सिस्टम और सराउंडिंग के बीच में जो प्रेशर रहेगा ये कांस्टेंट रहेगा, दैट इज़ नोन एज मैकेनिकल इक्विलिब्रियम। जब प्रोसेस होगा इस पूरे प्रोसेस में इफ़ प्रेशर रिमेन्स कांस्टेंट, अब ये दोनों मैकेनिकल इक्विलिब्रियम में रहेंगे, सिस्टम और सराउंडिंग। इसका मतलब इन दोनों का जो प्रेशर रहेगा, दीज प्रेशर्स डिफर बाय इन्फिनिटेसिमल स्मॉल अमाउंट। ठीक है, एट द एंड ऑफ एवरी स्टेप ऑफ द प्रोसेस द सिस्टम अटेन्स मैकेनिकल इक्विलिब्रियम विद द सराउंडिंग्स। नाउ नेक्स्ट है, नेक्स्ट टॉपिक अपना आता है, दैट इज नेचर ऑफ वर्क एंड हीट। नेचर ऑफ वर्क पहले देख लेते। इन मैकेनिक्स द वर्क इज डिफाइंड एज द एनर्जी बाय विच द बॉडी इज डिस्प्लेस्ड थ्रू अ डिस्टेंस डी विथ एन एप्लीकेशन ऑफ फोर्स। मैकेनिक्स ये हायर क्लासेस में ये ब्रांच आएगी आपके सामने, थर्मोडायनेमिक्स की मैकेनिक्स है, वेव मैकेनिक्स है, लाइक दिस। तो मैकेनिक्स में यहाँ पे वर्क को अब कैसे डिफाइन किया गया है, वर्क इज द एनर्जी बाय विच body is displaced through a distance d with an application of force। thus w is equal to force into displacement। ये फोर्स है, ये डिस्प्लेसमेंट। हम एक जगह खड़े रहेंगे, अब हमको सपोज राइट साइड में मूव करना है, तो राइट साइड के डायरेक्शन में हम अपना फोर्स लगाएंगे। डिस्टेंस हम अपना कहाँ जाएगा, फ्रॉम लेफ़्ट साइड टू राइट साइड, तो ये अपने ज़रिए किया गया काम, हम अपना फोर्स लगाएंगे और कुछ डिस्प्लेसमेंट होगा, कुछ डिस्टेंस हम तय करेंगे। तो इन दोनों का जो प्रोडक्ट रहेगा, दैट प्रोडक्ट इज़ द वर्क परफॉर्म्ड बाय अस। ठीक है, तो ये वर्क की डेफिनेशन ये मैकेनिक्स में इस तरह मिलेगी, दैट इज़ द एनर्जी बाय विच द बॉडी इज डिस्प्लेस्ड थ्रू अ डिस्टेंस डी विथ एन एप्लीकेशन ऑफ फोर्स। जो यहाँ पे एनर्जी का वर्क होता है, वर्क जो होगा ये वर्क, हाँ, तो एनर्जी या तो फिर हीट का ट्रांसफरेंस होगा इन बिटवीन सिस्टम एंड सराउंडिंग।
तो ये वर्क होगा, द वर्क परफॉर्म्ड बाय सिस्टम और वर्क परफॉर्म्ड बाय द सराउंडिंग। इन थर्मोडायनेमिक्स द टाइप ऑफ वर्क इन्वॉल्व इज प्रेशर, वॉल्यूम और पीवी वर्क। थर्मोडायनेमिक्स में ये वर्क मिलेगा हमको, दैट इज़ प्रेशर वॉल्यूम टाइप ऑफ वर्क। मैकेनिक्स में वर्क ये हमको ये डेफिनेशन मिल जाएगी, ठीक है। नाउ अब देखो, ये थर्मोडायनेमिक्स से यहाँ पे हमको ये डब्ल्यू ये मैकेनिक्स में और थर्मोडायनेमिक में जो प्रेशर वॉल्यूम टाइप ऑफ वर्क है ये दोनों मैच कैसे होगा ये आगे देखते हैं हम। दैट इज़ वर्क इज डन व्हेन द सिस्टम एक्सपांड्स और कॉन्ट्रैक्ट्स अगेंस्ट द एक्सटर्नल अपोजिंग फोर्स। सिस्टम में हम सपोज कर लेते हैं गैस विच इज़ टेकन इन अ सिलेंडर, ठीक है। अगर गैस एक्सपांड हो रही है, अगर गैस कॉन्ट्रैक्ट हो रही है, दोनों सूरत में क्या होगा, वर्क होगा। वर्क इज़ डन बाय द सिस्टम, मतलब क्या है, वर्क इज़ डन व्हेन द सिस्टम एक्सपांड्स और कॉन्ट्रैक्ट्स अगेंस्ट द एक्सटर्नल अपोजिंग फोर्स। It may be realized that the product of pressure and volume is equal to work. Pressure is defined as force per unit area, and if d is the distance, area is equal to d square and volume is equal to d cube, then PV is equal to प्रेशर क्या है, फोर्स पर यूनिट एरिया इंटू वॉल्यूम। एरिया की जगह डी स्क्वायर रखते हम और वॉल्यूम की जगह डी क्यूब रखते। जब हम सॉल्व करेंगे तो हमको क्या मिला, एफ इंटू डी एंड दैट इज़ इक्वल टू डब्ल्यू। ये मिल गया यहाँ पे हमको, डब्ल्यू इज़ इक्वल टू एफ इंटू डी, ये यहाँ पे हमको मिल गया। डब्ल्यू इज़ इक्वल टू एफ इंटू डी, ये हमको मिल गया, ठीक है। नाउ इसमें एग्जांपल लेते हैं। फॉर एग्जांपल डीकम्पोजिशन ऑफ H2O2, ये है हाइड्रोजन परऑक्साइड। जब इसका डीकम्पोजिशन होगा हमको मिलेगा H2O इन लिक्विड स्टेट एंड O2 इन गैसियस स्टेट। देखिए ये है बिफोर रिएक्शन एंड इट इज़ आफ्टर रिएक्शन। इसमें गैस मिली ना, इसका मतलब देखिए यहाँ वॉल्यूम इंक्रीज हुआ, पिस्टन मूव्स अप। ये जो पिस्टन है ये अपवर्ड डायरेक्शन में ये मूव हुआ यहाँ पे, ठीक है। अब यहाँ पे क्या रहेगा, ये जो मास यहाँ पे कम हुआ, यहाँ पे ये मास, इन लिफ्टिंग द मास द सिस्टम लूजेज एनर्जी टू द सिस्टम। जो ये सिस्टम रहेगा ये अपनी एनर्जी लूज करेगा सराउंडिंग को, सिस्टम लूजेज एनर्जी टू द सराउंडिंग्स और इट परफॉर्म्स वर्क ऑन द सराउंडिंग्स। ये जो सिस्टम है ये कुछ वर्क करेगा सराउंडिंग को, विथ नो हीट being transferred, a loss of energy by the system is equal to work done by the system on the surrounding। अब यहाँ पे क्या रहेगा, ये जो वर्क हो रहा है ये जो पिस्टन है ये अपवर्ड डायरेक्शन में गया, इसका मतलब ये सराउंडिंग में गया, इस सिस्टम ने एनर्जी को लूज किया, ठीक है। इन दिस एग्जाम्पल पिस्टन मूव्स अप, दैट इज मास इज रेज्ड इन द सराउंडिंग, सराउंडिंग में मास गया। अब ये सिस्टम ने एनर्जी लूज की, इसका मतलब ये सिस्टम के ज़रिए किया गया काम हुआ। सिस्टम ने काम कहाँ किया, कहाँ पे वर्क हुआ, ऑन द सराउंडिंग। वर्क इज़ डन बाय द सिस्टम ऑन द सराउंडिंग। नाउ ये सेकंड एग्जांपल देखिए, रिएक्शन बिटवीन NH3 एंड HCl। NH3 गैस इन गैसेस स्टेट, HCl इन गैसेस स्टेट। जब ये दोनों आपस में रिएक्ट करेंगे हमको NH4Cl मिलेगा सॉलिड स्टेट में, ठीक है। NH4Cl मतलब यहाँ पे गैसियस स्टेट इज़ कन्वर्टेड इनटू सॉलिड स्टेट, इसका मतलब हुआ वॉल्यूम इज़ डिक्रीज्ड, ठीक है। ये जो एग्जांपल है यहाँ पे ये जो पिस्टन है, दिस पिस्टन मूव्स डाउन, देयर इज डिक्रीज इन हाइट ऑफ मास, देयरफॉर इन द प्रोसेस द सराउंडिंग्स लूज एनर्जी टू द सिस्टम एंड परफॉर्म वर्क ऑन द सिस्टम। Thus the work refers to a way by which a system exchanges energy with the surrounding। वर्क हो रहा है इसका मतलब जो सिस्टम है वो एनर्जी को एक्सचेंज कर रहे सराउंडिंग के साथ, ठीक है। अब यहाँ पे ये सराउंडिंग ने एनर्जी को लूज़ किया और इससे पहले के एग्जांपल में सिस्टम ने एनर्जी को लूज़ किया। लास्ट एग्जांपल में प्रीवियस एग्जांपल में द वर्क ऑफ एक्सपांशन टेक्स प्लेस एंड इन दिस एग्जांपल वर्क ऑफ कॉम्प्रेशन टेक्स प्लेस। ये वर्क हो रहा है, वर्क ऑफ एक्सपांशन, वर्क ऑफ कॉम्प्रेशन। नाउ नेक्स्ट, नेचर ऑफ हीट। व्हेन द सिस्टम एंड इट्स सराउंडिंग्स आर एट डिफरेंट टेम्परेचर्स, हीट आइदर फ्लोज इन और लेट आउट ऑफ द सिस्टम, ठीक है। जब यहाँ पे सिस्टम और सराउंडिंग के बीच में टेम्परेचर डिफरेंस रहेगा
तो यहाँ पे इक्विलिब्रियम अटेन करने के लिए क्या होगा, हीट या तो अंदर आएगी या तो फिर हीट सिस्टम से बाहर जाएगी। ठीक है, अब यहाँ पे जो हीट है, हीट इज़ अ फॉर्म ऑफ एनर्जी बाय विच द सिस्टम एक्सचेंजेस एनर्जी विथ इट्स सराउंडिंग्स। ठीक है, नाउ इसके बाद आता है साइन कन्वेंशंस ऑफ W एंड Q। W का मतलब होता है वर्क का रिप्रेजेंटेशन, और Q इट इज़ द रिप्रेजेंटेशन ऑफ हीट। ये फिगर देख के, ये सिस्टम का फिगर है, ये सिस्टम देखिए, ये है +W, ये -W। व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ +W? देखिए, वर्क इज़ डन ऑन द सिस्टम बाय द सराउंडिंग। वर्क इज़ डन ऑन द सिस्टम बाय द सराउंडिंग, इट मीन्स दैट इट इज़ वर्क ऑफ कॉम्प्रेशन। एट दैट टाइम W विल बी पॉजिटिव। अगर W निगेटिव है, इसका मतलब वर्क इज़ डन बाय द सिस्टम ऑन द सराउंडिंग एंड इट इज़ वर्क ऑफ एक्सपांशन। नाउ हीट का देख लेते हैं। अगर Q के साथ प्लस साइन है, इसका मतलब क्या है, हीट इज़ एब्जॉर्ब्ड बाय द सिस्टम फ्रॉम सराउंडिंग्स, एंड इफ़ Q इज़ विथ नेगेटिव साइन, इट मीन्स दैट हीट इज़ रिलीज्ड बाय द सिस्टम टू द सराउंडिंग्स। ये साइन कन्वेंशन में आएगा। साइन कन्वेंशन अगर आपको कोई पूछे तो यही सब आपको बताना रहेगा। व्हाट इज़ +Q, व्हाट इज़ -Q, व्हाट इज़ +W, व्हाट इज़ -W, लाइक दिस। ठीक है, नाउ नेक्स्ट है, आगे आता है एक्सप्रेशन फॉर प्रेशर वॉल्यूम वर्क, PV वर्क इसको कहा जाएगा। नाउ कंसीडर अ सर्टेन अमाउंट ऑफ गैस एट कांस्टेंट प्रेशर इज enclosed इन अ सिलेंडर फिटेड विथ फ्रिक्शन लेस रिजिड मूवेबल पिस्टन ऑफ एरिया A। ये पिस्टन है, इस पिस्टन का एरिया A है। ठीक है, इट इज़ फ्रिक्शनलेस रिजिड मूवेबल पिस्टन। इसका वॉल्यूम सपोज कर लेते हैं हम V1 है, और टेम्परेचर दिस टेम्परेचर इज रिप्रेजेंटेड बाय T। अब यहाँ पे क्या आएगा, ऑन एक्सपांशन द फोर्स exerted by a gas is equal to the area of the piston multiplied by the pressure। ये ड्यूरिंग एक्सपांशन F इज इक्वल टू माइनस एक्सटर्नल प्रेशर इंटू A। यू नो, हमको पता है व्हाट इज़ W। W इज इक्वल टू F इंटू D। ठीक है, अब F की वैल्यू यहाँ रखते हैं हम, यहाँ पे W इज इक्वल टू माइनस एक्सटर्नल प्रेशर इंटू D इंटू A। डेल्टा V इज इक्वल टू A इंटू D। हाँ, ये एरिया है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, एंड इट इज़ द स्मॉल डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पिस्टन फ्रॉम V1 टू V2। तो ये जो रहेगा ना, ये पूरा, ये हमको क्या मिल जाएगा, ये वॉल्यूम मिलेगा, एंड इट इज़ स्मॉल चेंज इन वॉल्यूम, देयरफॉर इट इज़ रिप्रेजेंटेड बाय डेल्टा V। ये डेल्टा ये स्मॉल वैल्यू के लिए लगाया जाएगा, स्मॉल चेंज के लिए। डेल्टा V इज़ इक्वल टू A इंटू D। अब यहाँ पे वैल्यू रखते हैं हम, W इज़ इक्वल टू माइनस एक्सटर्नल प्रेशर इंटू डेल्टा V। What is the meaning of delta V? It is V2 minus V1. It is the difference of two volumes, change in volume, V2 minus V1. V2 is final volume of the gas and V1 is the initial volume of the gas. अब जब गैस का एक्सपांशन होगा, इट इज़ अवर एक्सप्रेशन, इट इज़ द प्रेशर वॉल्यूम टाइप ऑफ वर्क। क्या रहेगा, W इज़ इक्वल टू माइनस एक्सटर्नल प्रेशर इंटू डेल्टा V। ये माइनस साइन लगाना कंपलसरी है। इट रिप्रेजेंट्स द एक्सपांशन ऑफ गैस। ठीक है, इट रिप्रेजेंट्स द एक्सपांशन ऑफ गैस। जो हमको फॉर्मूला लिखना रहेगा ना, वो निगेटिव साइन के साथ लिखना रहेगा। अगर एक्सपांशन वाली एग्जांपल दी है तो अपना वर्क का W का आंसर निगेटिव आएगा। अगर प्रॉब्लम कॉम्प्रेशन वाला दिया है तो अपना आंसर पॉजिटिव आ जाएगा। लेकिन यहाँ स्टार्टिंग से लेके ये यहाँ पे W से लेके हमको, ये F से लेके हमको ये निगेटिव साइन लेके चलना रहेगा, क्योंकि हम ड्यूरिंग एक्सपांशन ये डेरिवेशन कर रहे हैं। ठीक है, ये माइनस साइन कब आएगी, क्यों आएगी, द सिस्टम लूजेस एनर्जी। ठीक है, द सिस्टम यूजेस एनर्जी ड्यूरिंग एक्सपांशन। और जब एनर्जी यूज़ होगी, इसका मतलब एनर्जी लूज होगी। देयरफॉर हियर निगेटिव साइन इज शोन। ये निगेटिव साइन यहाँ पे दिखाई गई है। ठीक है, नाउ देखिए, व्हेन द गैस एक्सपांड्स, जब गैस का एक्सपांशन होगा, इट मीन्स दैट V2 इज ग्रेटर देन V1, W इज नेगेटिव। और जब गैस का कॉम्प्रेशन होगा तो उस वक्त क्या रहेगा, V2 इज लेस देन V1। ये पिस्टन नीचे आ जाएगा, तो जो नया वॉल्यूम रहेगा
वो इनिशियल वॉल्यूम से कम रहेगा। इसका मतलब V2 इज़ लेस देन V1। W कैसा आ जाएगा, ये पॉजिटिव आ जाएगा। ठीक है, सो इट इज़ अबाउट द प्रेशर वॉल्यूम टाइप ऑफ वर्क। ये 2 मार्क का क्वेश्चन आता है, फिगर ड्रॉ करना है, 3-4 लाइन का आंसर है, 2 मार्क आपको मिल जाएगी। ठीक है, नाउ इसके बाद है फ्री एक्सपांशन। व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ फ्री एक्सपांशन? व्हेन द गैस एक्सपांड्स इन वैक्यूम देयर इज नो अपोजिंग फोर्स। यहाँ पे अपोजिंग फोर्स नहीं रहेगा। इसका मतलब W इज इक्वल टू निगेटिव, ये P इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। ये 0 इंटू डेल्टा V, दैट इज W इज इक्वल टू 0। हाँ, वर्क कब होगा? जब अपोजिट फोर्स रहेगा। अपोजिंग फोर्स जब रहेगा तो उस वक्त वर्क होगा। गैस को कोशिश करना पड़ेगा, हाँ, एक्सपांड होने के लिए। और अगर अपोजिंग फोर्स ज़्यादा है तो गैस का कॉम्प्रेशन होगा। जब अपोजिशन रहेगा इसका मतलब वर्क होगा। अब अपोजिशन नहीं है, अपोजिंग फोर्स नहीं है, इसका मतलब नो वर्क इज़ डन। ठीक है, और जो वैक्यूम में यहाँ पे फिर जो एक्सपांशन होता है, वैक्यूम में कोई प्रेशर नहीं है, इसका मतलब जो एक्सपांशन होगा दैट इज़ द फ्री एक्सपांशन। एंड ड्यूरिंग फ्री एक्सपांशन नो वर्क इज़ डन, कोई वर्क नहीं होगा फ्री एक्सपांशन में। अब यहाँ पे नेक्स्ट आते हैं हम कंसेप्ट ऑफ मैक्सिमम वर्क पर। 2 मार्क का क्वेश्चन ये इसके ऊपर भी आता है, कंसेप्ट ऑफ मैक्सिमम वर्क पे। ठीक है, अब यहाँ पे अपोजिंग फोर्स अगर 0 है, इसका मतलब नो वर्क इज इन्वॉल्व। एंड विथ एन इंक्रीज ऑफ अपोजिंग फोर्स फ्रॉम 0 more work will be needed by the system. When the opposing force reaches its maximum, the system performs maximum work with an opposing force being greatest. More effort would be needed to overcome it. देखिए, अब अपोजिंग फोर्स अगर 0 है, नो वर्क इज़ डन। अब जो अपोजिंग फोर्स है ये हम आहिस्ता आहिस्ता बढ़ाने लगे। अब गैस को कोशिश करना पड़ेगा एक्सपांड होने के लिए। एक्सपांशन का हम एक एग्ज़ाम्पल ले लेते हैं, गैस के एक्सपांशन का। हाँ, अब बाहर से हम प्रेशर बढ़ाते हैं, बाहर से प्रेशर हम बढ़ा रहे हैं। अब गैस को कोशिश करना पड़ेगा एक्सपांड होने के लिए। गैस ने कोशिश की, हम और प्रेशर बढ़ा दिए, गैस ने और कोशिश की। तो ये जो प्रेशर हम बढ़ा रहे हैं, हाँ, ये प्रेशर और जो गैस का प्रेशर है, इनके बीच में इन्फिनिटेसिमल स्मॉल डिफरेंस रहेगा। बहुत कम डिफरेंस रहेगा, बहुत कम से स्टार्ट करेंगे, थोड़ा थोड़ा बढ़ाते जाएंगे। अब फिर उस हिसाब से गैस का भी प्रेशर रहेगा। गैस को और कोशिश करना है और करना है और करना है एक्सपांड होने के लिए। गैस ने कोशिश की, इसका मतलब वर्क इज़ डन बाय द गैस। अब यहाँ पे एक वक्त ऐसा आएगा कि अपोजिंग फोर्स और प्रेशर डिराइविंग फोर्स ये दोनों इक्वल हो जाएगा। इस कंडीशन के आने से जस्ट पहले हमको प्रेशर यहाँ पे बढ़ाना, इंक्रीज करना रोक देना है। हाँ, तो उस वक्त क्या होगा, जो बाहर का प्रेशर है, एक्सटर्नल प्रेशर और गैस का प्रेशर, इनके बीच में अभी भी इन्फिनिटेसिमल स्मॉल डिफरेंस है। अब क्या होगा, अब हम और थोड़ा सा प्रेशर अगर बढ़ाएंगे तो यहाँ पे ये बजाय एक्सपांशन के कॉम्प्रेशन होने लगेगा। तो ये है यहाँ पे अपोजिंग फोर्स रीचेस इट्स मैक्सिमम वैल्यू। हाँ, इट्स मैक्सिमम वैल्यू, लेकिन अभी भी ये जो प्रेशर रहेगा, दिस प्रेशर विल बी लेस देन द डिराइविंग फोर्स। डिराइविंग फोर्स का मतलब होगा द प्रेशर ऑफ गैस। दोनों में अभी भी डिफरेंस रहेगा, इन्फिनिटेसिमल स्मॉल अमाउंट का डिफरेंस रहेगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखो, ये देखते हैं हम, ये वाला देखिए एग्जांपल देखते। फॉर एग्जांपल ये हमने पिस्टन लिया, ये सब मास रख दिए यहाँ पे। हाँ, अब एक मास यहाँ पे हमने हटाया, ये थोड़ा सा एक्सपांशन हो गया, ये पहली स्टेप में हुआ। हाँ, अभी भी इन दोनों के बीच में इन्फिनिटेसिमल स्मॉल डिफरेंस है। और मास हमने हटा दिया और एक्सपांशन हो गया, और मास हमने हटा दिया और एक्सपांशन हो गया। प्रोसेस कंटिन्यू रहेगा। ठीक है, ये कब तक चलते रहेगा? इन दोनों के बीच में दोनों जो प्रेशर है, एक्सटर्नल प्रेशर और गैस का प्रेशर, ये इक्वल होने से जस्ट पहले का स्टेप, वहाँ तक ये चलते रहेगा।
ठीक है। तो ये अटेन होने के लिए, ऐसी कंडीशन अटेन होने के लिए यहाँ पे जो स्टेप रहेंगी ये इन्फिनिट नंबर ऑफ स्टेप्स आ जाएंगे यहाँ पे, इसीलिए यहाँ पे ये कंटिन्यू करके दिखाए। ठीक है। अब जब हम हर स्टेप के वर्क को हम जब जमा कर देंगे तो यहाँ पे हमको मिल जाएगा मैक्सिमम वर्क। ठीक है। हर स्टेप पे क्या होगा, इन ड्यूरिंग ईच स्टेप द सिस्टम एंड सराउंडिंग आर इन मैकेनिकल इक्विलिब्रियम, ये दोनों मैकेनिकल इक्विलिब्रियम में रहेंगे। ठीक है। अब फिर से यहाँ पे देखिए, इफ़ अपोजिंग फोर्स इज ज़ीरो नो वर्क इज इन्वॉल्व, विथ एन इंक्रीज ऑफ द अपोजिंग फोर्स फ्रॉम ज़ीरो, हाँ, more work will be needed by the system when the opposing force reaches its maximum। ठीक है। अपोजिंग फोर्स का मतलब क्या होगा, एक्सटर्नल फोर्स, एक्सटर्नल प्रेशर। द सिस्टम परफॉर्म्स मैक्सिमम वर्क विथ एन अपोजिंग फोर्स बीइंग ग्रेटेस्ट, मोर एफर्ट वुड बी नीडेड टू ओवरकम इट। ठीक है। जितना ज़्यादा प्रेशर रहेगा गैस को उतना ज़्यादा कोशिश करना पड़ेगा एक्सपांड होने के लिए। हाँ, तो यहाँ पे प्रेशर बाहर का बढ़ा तो गैस ने भी अपना लगाया यहाँ पे फोर्स, तो दोनों के बीच में डिफरेंस कितने का रहेगा, इन्फिनिटेसिमल स्मॉल अमाउंट का रहेगा। नेक्स्ट देखिए, इफ़ द प्रेशर पी ऑफ द गैस डिफर्स फ्रॉम एक्सटर्नल प्रेशर बाय अ क्वांटिटी डेल्टा पी, ये स्मॉल वैल्यू के लिए लगाया जाता है डेल्टा पी। मतलब क्या है, इन दोनों के बीच में कितने का डिफरेंस है, डेल्टा पी का। इसका मतलब क्या है, ये देखिए, ये प्रेशर ऑफ गैस एंड इट इज़ द एक्सटर्नल प्रेशर, दोनों के बीच में डिफरेंस कितना, डेल्टा पी का। यहाँ से हम निकालते हैं एक्सटर्नल प्रेशर एंड इट इज़ इक्वल टू पी माइनस डेल्टा पी। अब जो प्रेशर आ रहा है पिस्टन के ऊपर, कितना प्रेशर आ रहा है, पी माइनस डेल्टा पी। ठीक है। देन फ्रॉम द इक्वेशन W इज इक्वल टू माइनस एक्सटर्नल प्रेशर इंटू डेल्टा वी, सॉरी इट इज़ डेल्टा वी, W इज इक्वल टू माइनस पी माइनस, ही तो ये फॉर्मूले का है, P माइनस डेल्टा पी, यहाँ से जो हमने निकाला P माइनस डेल्टा पी इंटू डेल्टा वी। ठीक है, ये डेल्टा वी। अब यहाँ पे क्या रहेगा, द वर्क वुड बी मैक्सिमम व्हेन डेल्टा पी इज़ द स्मॉलेस्ट। जब ये डेल्टा पी स्मॉलेस्ट रहेगा, कम से कम रहेगा, तो कौन सा वर्क मिलेगा हमको, ये मैक्सिमम वर्क मिलेगा। ठीक है, मैक्सिमम वर्क। अब देखो, अपनी स्टडी का एग्ज़ाम्पल ले, हम स्टडी की एग्ज़ाम्पल लेते, जब हम 2 मरतबा हम टेस्ट रख रहे हैं, फर्स्ट सेमेस्टर एग्ज़ाम और एनुअल। ठीक है, हम टेस्ट और बढ़ा लेते, हर 3 महीने पे टेस्ट ले लेते हैं हम, तो हम अपनी और स्टडी हो गई। हम टेस्ट और ले लेते हैं, हर मंथ हम इस टेस्ट कंडक्ट कर लेते हैं, तो ऐसे आपकी स्टडी होते जाएगी। हर 15 डेज़ पे हम कंडक्ट कर लेते हैं और स्टडी हो गई। ठीक है, हर वीक हम ले लेते हैं, हर वीक हम टेस्ट कंडक्ट कर ले रहे हैं, इसका मतलब और स्टडी हो गई। रोज़ टेस्ट ले रहे हैं, इसका मतलब क्या होगा, अपनी स्टडी कैसी हो गई, मैक्सिमम स्टडी हो गई। सबको हम जमा कर देंगे हम, तो अपनी स्टडी कैसी हो गई, मैक्सिमम स्टडी। ये जितने हर स्टेप पे ये थोड़ा थोड़ा स्मॉल 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 ये वर्क होते जाएगा। जब सबको हम जमा कर देंगे, इंटीग्रेट कर देंगे, तो हमको कौन सा वर्क मिल गया, दैट इज़ मैक्सिमम वर्क। ये कुछ लाइन है, लेकिन यहाँ पे ये आप जब आपको ये समझ में आएगा, देन इट विल बिकम वेरी इजी। ठीक है। नाउ अब यहाँ पे ये एक्सप्रेशन डिराइव कर लेते हैं हम, एक्सप्रेशन फॉर मैक्सिमम वर्क। अब मैक्सिमम वर्क में ना आप ये फिगर ड्रॉ करेंगे तो भी चलेगा, इसमें सिर्फ यहाँ पे आपको बता देना रहेगा P माइनस डेल्टा P माइनस डेल्टा P, यहाँ पे आपको लिख देना रहेगा बस। ये सब ऐसी फिगर आप नहीं ड्रॉ करेंगे तो भी चलेगा। नाउ और ये डेल्टा V थोड़ा सा बता देना बस। यहाँ प्रेशर आप क्या लगा देंगे इस फिगर में, यहाँ प्रेशर क्या बता देंगे आप, P माइनस डेल्टा P, ये नहीं लिखना है, और यहाँ पे ये डेल्टा V ऐसा लिख देना। दैट इज़ द सेम फिगर। नाउ कंसिडर n moles of an ideal gas enclosed in a cylinder fitted with frictionless movable rigid piston. It expands isothermally and reversibly। देखिए यहाँ रिवर्सिबल आया। डेफिनेशन पीछे देखा है हमने, अपोजिंग फोर्स और डिराइविंग फोर्स में इन्फिनिटेसिमल स्मॉल डिफरेंस है। आइसोथर्मल मतलब यहाँ पे द टेम्परेचर रिमेन्स कांस्टेंट थ्रू आउट द प्रोसेस फ्रॉम द इनिशियल वॉल्यूम V1 टू द फाइनल वॉल्यूम
V2 एट टेम्परेचर T। अब यहाँ पे है द एक्सप्रेशन टेक्स प्लेस इन अ नंबर ऑफ स्टेप्स ड्यूरिंग ईच स्टेप द एक्सटर्नल प्रेशर इज मेड इन्फिनिटेसिमली स्मॉलर देन द प्रेशर ऑफ द गैस। ठीक है, पीछे हमने अभी पूरा देखा। विथ अ ग्रेजुअल रिमूवल ऑफ मासेस फ्रॉम द पिस्टन, ये जो पिस्टन का हमने मास रिमूव किया, हर स्टेप पे स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क इज डन। अब यहाँ पे गैस का एक्सपांशन होगा, वॉल्यूम ऑफ गैस इंक्रीजेज, देन when volume increases by an infinitesimal amount the small quantity of work done dW is equal to minus external pressure into dV। suppose it is equation number 1। एक्सटर्नल प्रेशर क्या लगा रहे हैं हम, P माइनस डी पी। पीछे हमने लिखा है डेल्टा P, ये डी पी लिखा हमने तब भी सही रहेगा, तो आप मार्क कटेंगे नहीं आपके। डी डब्ल्यू इज इक्वल टू एक्सटर्नल प्रेशर की जगह क्या रखते हैं हम, P माइनस डी पी। नाउ ओपन दिस ब्रैकेट, वी विल गेट दिस एक्सप्रेशन। देखिए ये स्मॉल डिफरेंस इन प्रेशर, इट इज़ स्मॉल डिफरेंस इन वॉल्यूम, जब इनका मल्टीप्लिकेशन हम लेंगे ना, दिस वैल्यू विल बी वेरी वेरी लेस एंड दिस वैल्यू कैन बी निगलेक्टेड। देयरफॉर डी डब्ल्यू इज इक्वल टू माइनस पी इंटू डी वी। नाउ अब जो वॉल्यूम रहेगा एक्सपांशन में होगा V1 चेंजेस टू V2। अब यहाँ पे हर स्टेप पे क्या रहेगा, इन्फिनिटेसिमल स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क इज डन, सॉरी हर स्टेप पे स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क इज डन। ठीक है, अब हर स्टेप पे जितने स्टेप हैं सबको हम जमा कर देंगे तो हमको मिल जाएगा मैक्सिमम वर्क। ठीक है, हर स्टेप का हम ऐड कर देते हैं हम। देयरफॉर इंटीग्रेट कर देना है सबको, इंटीग्रेशन of dW in between initial state and final state is equal to minus integration of P dV in between limits V1 and V2। dW का इंटीग्रेशन आएगा W max, it is for maximum, is equal to minus integration of P dV in between limits V1 and V2। now suppose the gas is ideal gas इक्वेशन अपने पास है PV is equal to nRT। P की जगह हम रख देते हैं nRT अपॉन V। ठीक है, नाउ देयरफॉर दिस इक्वेशन बिकम्स लाइक दिस, W max इज इक्वल टू माइनस इंटीग्रेशन ऑफ nRT dV अपॉन V इन बिटवीन लिमिट्स V1 एंड V2। n is constant, R is constant, T is constant, take these terms out of integration sign। ठीक है, therefore the equation is like this, integration of dV upon V, it is ln V in between limits V1 and V2। put the upper limit and minus lower limit, we will get W max is equal to minus nRT ln V2 minus ln V1। ठीक है, is equal to minus nRT ln V2 अपॉन V1। ये है नेचुरल लॉगरिथम। हम जो लॉग टेबल यूज़ करते हैं वो बेस 10 के फॉर्म में दिए, नेचुरल लॉगरिथम या लॉग टू द बेस ई रहता है ये, और हमको लॉग टेबल से प्रॉब्लम सॉल्व करना है, उसमें लॉग बेस 10 के फॉर्म में दिए रहेंगे। तो नेचुरल लॉगरिथम को बेस 10 के फॉर्म में करने के लिए, देखिए बेस 10 लिखा है, बेस 10 के फॉर्म में करने के लिए इस इक्वेशन को 2.303 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। देयरफॉर दिस इक्वेशन बिकम्स W max is equal to minus 2.303 nRT log to the base 10 of V2 upon V1। ठीक है, अब टेम्परेचर कांस्टेंट है ना, टेम्परेचर कांस्टेंट, अब जब टेम्परेचर कांस्टेंट रहेगा तो प्रेशर और वॉल्यूम में चेंज आएगा, एंड इट इज़ अकॉर्डिंग टू बॉयल्स लॉ, प्रेशर द प्रोडक्ट ऑफ प्रेशर एंड वॉल्यूम रिमेन्स कांस्टेंट एट कांस्टेंट टेम्परेचर। देयरफॉर ये इक्वेशन अपने पास है, लास्ट ईयर हमने देखा है P1 V1 इज इक्वल टू P2 V2। अब यहाँ पे है V2 अपॉन V1, यहाँ से जब हम V2 अपॉन V1 निकालेंगे तो हमको मिलेगा P1 अपॉन P2। ये P1 अपॉन P2 हमने यहाँ पे रख दिया, तो ये दो फार्मूला हमको मिले, एक वॉल्यूम के फॉर्म में रहेगा और एक दूसरा प्रेशर की टर्म में रहेगा। अगर वॉल्यूम दिया है तो इस फार्मूले का यूज़ करना है हमको, और अगर प्रेशर दिया है तो इस फार्मूले का यूज़ करना रहेगा। नेगेटिव साइन आपको देखिए स्टार्टिंग से देते आने, ये नेगेटिव साइन स्टार्टिंग से देते आने, ये नेगेटिव साइन। हाँ, अगर नेगेटिव साइन नहीं देंगे आप, आपका पूरा सही रहेगा, आपको मार्क कुछ नहीं मिलेगी। नेगेटिव साइन दिखाना कंपलसरी है। 2 मार्क का डेरिवेशन ये भी आता है, आइदर डेरिवेशन
या आइदर डेरिवेशन और प्रॉब्लम। आसान से प्रॉब्लम्स रहते हैं इसमें। इस चैप्टर में यूनिट्स का कन्वर्जन भी है, वो सब मैं आपको नोट्स के साथ दूंगी। ओके, सो इट इज़ द 4th चैप्टर, दैट इज़ केमिकल थर्मोडायनेमिक्स। यहाँ तक जितना हुआ जो चैप्टर में बीच बीच में सॉल्व प्रॉब्लम्स है उनकी प्रैक्टिस करना है आपको। ठीक है, ओके, थैंक यू।